दोस्तों नमस्कार। डेली प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमें भी आपकी मदद मिलती रहे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें कौन कौन आता है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, या फिर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वही होगा ऑप्शन डी। ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य के नागौर नामक स्थान पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इसके लिए संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। ये हैं ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग से, चुनाव आयोग की नियुक्ति से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, पंचायती राज प्रणाली से। यहाँ पर राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे संविधान की 11वीं अनुसूची में रखा गया। इसके लिए अलग से चुनाव आयोग की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का देने का अधिकार किसको? ऑप्शंस हैं संसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। भारत में चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी अथवा क्षेत्रीय पार्टियों का निर्धारण किया जाता है। 1 दिसंबर सन 2000 को निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन 1968 में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता के लिए मानदंड निर्धारित किए। नए नियमों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाना आवश्यक होगा, या लोकसभा में उसे कम से कम 2 सीटें अर्थात लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 11 सीटें जीतनी आवश्यक होंगी। 2% सीटें, ये सीटें कम से कम 3 राज्यों में होनी चाहिए। किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए संबंधित दल को लोकसभा या विधानसभा में डाले गए वैध मतों के कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कम से कम 2 सीटें जीतना आवश्यक है, या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 3% सीटें अथवा 3 सीटें में से जो अधिक हो को जीतना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ। 0 आवर्स। ऑप्शंस हैं निलंबन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, वह दिन जब संसद में कोई नहीं होता। सभी विकल्प गलत हैं। यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प गलत हैं।
संसद में दोपहर के 12 बजे प्रश्नकाल का समय होने के बाद शून्यकाल आरंभ होता है, जो 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। शून्यकाल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली की चर्चा की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर परामर्श देता हुआ है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन बी। अनुच्छेद 165 क्लॉज 2 के अनुसार एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अर्थात जो एडवोकेट की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देने के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? अब यहाँ पर कार्यकारी, सरकार का कार्यकारी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल ही कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राज्यपाल में ही कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। बयालीसवें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यहाँ पर सही ऑप्शन होगा मौलिक कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 ए में बच्चों के प्राथमिक शिक्षा से संबंधित अभिभावकों के कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण क्या है? DPSP। अनुच्छेद 50 हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। देखते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया। कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जिसमें से एक हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है?
साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक के लिए ज्वाइंट सेशन का प्रावधान नहीं किया है, अर्थात इसके लिए दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान संशोधन विधेयक को भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रियाओं के अनुसार इसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तीन प्रकार से संशोधन किया जा सकता है: साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, विशेष बहुमत एवं आद्य राज्यों की अनुमति से संशोधन। तो यहाँ पर जो 368 में दिया गया है वो दो प्रकार दिए गए हैं, विशेष और राज्यों की अभिस्वीकृति से। साधारण बहुमत का जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के अनुसार नहीं होता है, उस 368 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें।